गुड मॉर्निंग क्लास। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सॉलिड स्टेट के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बिहार बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसके पहले हम 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑलरेडी बता चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए। नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस इस वीडियो में मैं बताऊंगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका CSCl के संरचना को बताएं। ये इसी में देगा CSCl के संरचना का विस्तृत जानकारी दें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? CSCl का संरचना बॉडी सेंटर यूनिट सेल की तरह होती है, जिसमें Cl माइनस आयन कोने पर मौजूद रहता है। प्रत्येक लिखेंगे Cl माइनस आयन प्रत्येक कोने पर मौजूद होता है तथा CS प्लस बॉडी सेंटर में मौजूद होता है। बॉडी सेंटर में मौजूद होता है। ठीक है, और फिगर बना लेना ऐसे। ये हो गया यूनिट सेल। और बॉडी सेंटर में पता है कि बॉडी सेंटर में एक एटम बीचों बीच रहता है और सारा कॉर्नर पे मौजूद रहता है। तो CSCl की अगर बात करें तो कॉर्नर पे कौन मौजूद रहेगा? Cl माइनस 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 और ये लास्ट Cl माइनस। सारा कॉर्नर पे कौन रहेगा? Cl माइनस आयन, और बीच में कौन रहेगा? CS प्लस। ये हो गया संरचना किसका? CSCl का। ठीक है, तो देख लो, फिर से पढ़ देता हूं मैं। CSCl की संरचना के बारे में बताएं। तो CSCl का संरचना जो होता है BCC होता है, बॉडी सेंटर यूनिट सेल की तरह होता है, और जिसमें CS प्लस बीच में मौजूद होता है और Cl माइनस प्रत्येक कॉर्नर पे मौजूद रहता है। देख लीजिएगा ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बाबू आपका, अनुचुंबकीय पदार्थ तथा प्रतिचुंबकीय पदार्थ के बीच अंतर स्पष्ट करें। क्या पूछ रहा है? अनुचुंबकीय पदार्थ और प्रतिचुंबकीय पदार्थ के बीच क्या अंतर है? तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ वैसे पदार्थ होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र की ओर अट्रैक्ट होते हैं। अगर ये चुंबक है और ये अनुचुंबकीय पदार्थ है तो ये चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होगा। लेकिन प्रतिचुंबकीय पदार्थ वैसे पदार्थ होंगे जो चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित नहीं होंगे, वह चुंबकीय क्षेत्र से दूर भाग जाएगा। तो पहला डिफरेंस याद रखिएगा, अनुचुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होते हैं और प्रतिचुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित नहीं होते हैं। तो उसी को लिख देते हैं पहले तो इसमें लाइन खींच देते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ, और इधर लिख देते हैं प्रतिचुंबकीय
चुंबकीय पदार्थ। अनुचुंबकीय पदार्थ का पहला गुण क्या बताएं? यह चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होता है। यह, या फिर डेफिनेशन के साथ लिख दो, वैसा पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित, वैसा पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होता है उसे अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। ठीक है, ठीक इसका उल्टा ये हो जाएगा, वैसा पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित नहीं होता है उसे प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। पहला चीज दिमाग में घुसा लो, अनुचुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होगा, प्रतिचुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित नहीं होगा। दूसरा अंतर ये है इसमें कि इसमें जो होता है ना, अनुचुंबकीय पदार्थ में अनपेयर्ड ऑर्बिटल होता है, मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। देखो कैसे, दूसरा अंतर इसका हो जाएगा, इसमें अयुग्मित, अभी बताते हैं अयुग्मित किसको कहते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसमें क्या होगा, इसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें अयुग्मित, इसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब समझो अयुग्मित और युग्मित क्या होता है। जैसे ये ले लिया, ठीक है, ये पता है आप लोगों को, ये ऑर्बिटल होता है और इसमें इलेक्ट्रॉन भरे हुए होते हैं, इलेक्ट्रॉन ऐसे भरे जाते हैं। ठीक है, अयुग्मित का मतलब क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन। अयुग्मित मतलब अनपेयर्ड, अनपेयर्ड मतलब जो डबल ना हो, सिंगल हो। तो इसमें देखो सारा क्या है, सिंगल है, लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें देखो सिंगल है और सब डबल हो गया। तो अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होगा, जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जिसमें होगा, और प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होगा, जिसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन होगा। तो पहला अंतर क्लियर, पहला इलेक्ट्रॉन जो चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होगा वो चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित नहीं होगा, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, उसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। और तीसरा चीज लिख लीजिए, इसका एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल लिख देते हैं हम यहाँ पे मिटा करके। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा तुम्हारा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा VO2, O2, V2O5, V2O5 हटा दो, VO2 हो गया, O2 हो गया, TiO2, Mn, VO2, O2, TiO2, Mn, Fe+3, Cu+2। इसका एग्जाम्पल ये सब हो गया। जबकि इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, TiO2, इसमें भी TiO2 होता है, और NaCl और V2O। देख लो, इसका एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अनुचुंबकीय पदार्थ का एग्जाम्पल VO2, O2, TiO2, Mn, Fe3+, Cu+2।
और प्रति चुंबकीय पदार्थ का एग्जांपल TiO2, NaCl और Be2O। क्लियर? तो हम आपको बता दिए दो क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, फिर से एक बार देख लो, अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय में अंतर क्या हुआ, उसमें क्या होगा बाबू, क्या हुआ था उसमें, वो चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होगा। कौन? अनुचुंबकीय। ये चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित नहीं होगा। अनुचुंबकीय पदार्थ में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, प्रतिचुंबकीय पदार्थ में युग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। अनुचुंबकीय पदार्थ का एग्जाम्पल हो जाएगा VO2, O2, TiO2, Mn, Fe3+, Cu+2 और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा TiO2, NaCl। दो क्वेश्चन आपका हो चुका है। थर्ड क्वेश्चन देखिएगा, थर्ड क्वेश्चन है कांच को अति स्थितित द्रव क्यों कहा जाता है? कांच को अतिस्थितित द्रव क्यों कहा जाता है ना? कांच को अतिस्थितित द्रव क्यों कहा जाता है? तो समझ लो कांच को अतिस्थितित द्रव क्यों कहते हैं। कांच में जो होती है ना, एक पिघलने की प्रॉपर्टी पाई जाती है। जब आप कांच को लंबे समय तक कहीं छोड़ दोगे तो उसका पार्टिकल्स धीरे धीरे करके पिघलना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए आप कभी जाओगे ना बड़े घर वगैरह में, बड़ा बंगला वगैरह जो बहुत दिन से बंद है, तो उसका जब विंडो देखोगे तो उसके नीचे मोटा परत हो गया रहेगा, ऊपर पतला हो गया रहेगा, जो दिखाता है कि कांच के पार्टिकल्स इतने लंबे समय के अंतर्गत पिघल करके नीचे आ गए। तो हम क्या देख रहे हैं, कांच के पार्टिकल्स में पिघल करके नीचे आने का प्रॉपर्टी पाया जाता है, और पिघलने का प्रॉपर्टी किसमें होता है? द्रव में होता है। इसलिए कांच को क्या कहा जाता है? अतिस्थितित द्रव कहा जाता है। अगर शॉर्ट में इसका आंसर लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं? कांच में लंबे समय के दौरान पिघलने की गुण पाई जाती है, द्रव की प्रवृत्ति पाई जाती है, इसलिए कांच को क्या कहते हैं? अतिस्थितित द्रव कहते हैं। तो लिख लीजिए इसका आंसर। पहले तो लिख लीजिए कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस है, अक्रिस्टलीय ठोस है। चूंकि लंबे समय के अंतर्गत कांच के कणों में द्रव के समान पिघलने की प्रवृत्ति पाई जाती है। इसलिए कांच को अतिस्थितित द्रव कहा जाता है। इसको लिख लीजिएगा बाबू और अच्छे से याद भी कर लीजिएगा, ठीक है? तो कांच में हम क्या देख रहे हैं? लंबे समय के अंतर्गत कांच में पिघलने की प्रवृत्ति पाई जाती है, और पिघलने की प्रवृत्ति के कारण ही इसको अतिस्थितित द्रव कहते हैं। 3 क्वेश्चन क्लियर। चौथा क्वेश्चन देखो, दो क्वेश्चन क्या है? LiCl BCC क्रिस्टल का निर्माण करता है। क्रिस्टल का निर्माण LiCl BCC क्रिस्टल का निर्माण करता है,
ठीक है। यदि इसके किनारे की लंबाई 354 पिकोमीटर है तो इसकी त्रिज्या ज्ञात करें। इसकी त्रिज्या ज्ञात करें, है ना। क्या दिया हुआ है देखो, सब चीज क्वेश्चन में बता दे रहा है अपने से। LiCl कोई क्रिस्टल है, जो कैसा क्रिस्टल है, बॉडी सेंटर्ड है, BCC है, और BCC दिया हुआ है, और बताया जा रहा है इसमें किनारे की लंबाई 354 पिकोमीटर है। 354 पिकोमीटर क्या है, किनारे की लंबाई, मतलब ए का मान दिया हुआ है बाबू 354 पिकोमीटर, है ना। यहाँ सॉल्यूशन लिख देते हैं। ए का मान दिया हुआ है 354 पिकोमीटर, आर का मान पूछ रहा है, तो हम लिखेंगे वी नो डैट मतलब हम जानते हैं कि इन BCC में रिलेशन क्या होता है, R बराबर √3a/4। देख BCC में यही रिलेशन होता है, R बराबर √3a/4, ठीक। तो R का मान हमसे पूछा जा रहा है, R बराबर √3a, तो √3 दिया हुआ है। A का मान कितना दिया हुआ है, 354 पिकोमीटर बटे 4 से ये कटेगा, 4 8 32, 3 पर 4, 4 से नहीं कटेगा, तो इसको 2 से कटा दो, 2 से 17 बार में, 1 पर 4, 7 बार में, 177 बार में कट जाएगा, और ये 2 बार में कट जाएगा। 177 बटे 2, √3 का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे सॉल्व करें तो √3 का मान होता है 1.732 गुना 177 बटे 2। अब इसको सॉल्व कर लो, कितना आता है, एक सौ सत्तर गुना 1.732, पॉइंट उड़ाओ, 3 जीरो लाओ, 1 2 3 जीरो आ गया, तो इसका पॉइंट उड़ गया। 1732 गुना 170 बटे 2000, 1732 गुना 170 बटे 2000, इसका जो भी सॉल्व कर लेना, इसका जो भी आंसर आ जाएगा वही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। जो भी आंसर आ जाएगा इसका लिख लीजिएगा, वही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आया ना, क्वेश्चन मेन समझना जरूरी था, कौन किस टाइप का क्वेश्चन है ये समझो, सॉल्यूशन तो कर ही लोगे अपने से। ए बराबर 354 पिकोमीटर दिया हुआ था, आर पूछ रहा था, BCC में हमको पता है रिलेशन, आर बराबर √3a/4 होता है, √3a का √3 लिख दिए, ए का मान 354 पिकोमीटर दिया हुआ है, 354 लिख दिए, 4 नीचे दिया हुआ है, 2 से कटा दिए 354 को 177 बार में, और 2 से 4 कट गया 2 बार में, बचा क्या, √3 गुना 177, √3 का वैल्यू होता है 1.732, और गुना कर दिए 177 से, और भाग दे दिए 2 से, पॉइंट उड़ाए, 3 अंक था, 3 जीरो बैठाए। अब इसको सॉल्व कर लो, जो आंसर आएगा वही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन, अब अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है ना। लास्ट क्वेश्चन है बाबू, डोपिंग किसे कहते हैं, हिंदी में लिखते हैं डोपिंग क्या है, डोपिंग क्या है पूछ रहा है, डोपिंग क्या है। तो डोपिंग किसको कहते हैं, डोपिंग पता ही है, जैसे कोई अर्धचालक है, शुद्ध अर्धचालक है ना, उसमें कुछ अशुद्धि मिलाए हम, उसी अशुद्धि को मिलाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, डोपिंग कहते हैं। नहीं समझ में आया तो इधर देखो, मान लो कोई शुद्ध अर्धचालक है, ये इसके चारों ओर हम 4 को बिंदा कह दिए हैं, ये इसका 4 को इलेक्ट्रॉन है, सिलिकॉन में 4 इलेक्ट्रॉन रहता है अंतिम कक्षा में, इस कारण से इसके चारों ओर 4 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, और इस सब में भी सेम इसी प्रकार 4 वो हो जाएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2
3 4, 2 3 4, ये सबके साथ बॉन्ड बना लेगा। ये हो गया आपका शुद्ध अर्धचालक। लेकिन शुद्ध अर्धचालक और ये अब जो हम बनाएंगे, मान लो यहाँ पे हम दे दिए चारों ओर हम सिलिकॉन दे दिए, चार को इलेक्ट्रॉन होता है चारों ओर, चार इलेक्ट्रॉन दिखा दिए। ठीक है, अब हम इसमें कुछ अशुद्धि मिलाएंगे। अशुद्धि के रूप में क्या मिलाए थे हम? अशुद्धि के रूप में एल्यूमिनियम मिलाए थे, या फिर अगर तुमको बनाना है एन टाइप तो मिलाओगे क्या? एल्यूमिनियम। अगर पी टाइप में बनाना था तो फास्फोरस मिलाए थे। मान लो हम फास्फोरस अगर मिला दिए इसमें, तो ये जो मिलाने की प्रक्रिया है, फास्फोरस पहले कहाँ था? बाहर था। फास्फोरस हम जैसे मिलाए इसमें, तो ये क्या बन गया? दूसरा अर्धचालक बन गया। और इस मिलाने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? यहाँ जो फास्फोरस आया है इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? डोपिंग कहेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? किसी शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धि को मिलाने की घटना को डोपिंग कहते हैं। किसी शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धि को मिलाने की प्रक्रिया को डोपिंग कहते हैं, है ना? डोपिंग कहते हैं। 5 क्वेश्चन इसमें हो गया। 5 क्वेश्चन पार्ट 1 में दे चुके हैं हम। ये 10 क्वेश्चन आप बहुत जल्दी याद कर ही लीजिएगा, क्योंकि ये 10 क्वेश्चन बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सॉलिड स्टेट के लिए बस इतना ही।